एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 तक आपको बता दिया गया। लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से यानी पीडीई से सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। बस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन को छोड़कर। ठीक है, उसको हम करवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, उसको करवा देंगे और उससे बस फिक्स्ड क्वेश्चन रहता है, उसको अभी ना भी पढ़े, एग्जाम के टाइम में भी पढ़े उसको तो क्लियर हो जाएगा। जितना प्रोबेबल सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना बताया गया है उतना पहले आप पढ़े, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ ले, उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन है, लास्ट में आप सिर्फ देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलेगा हम उसको अपलोड कर देंगे। तो पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलमोस्ट 95% तक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 5% मात्र बचा हुआ है। प्रोबेबिलिटी रनिंग है, चल रहा है अभी। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। तो अभी प्रोबेबिलिटी जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे लाकर छोड़े थे। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखते हैं कि हम लोग मतलब उसका कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आपको हम जो समझाने जा रहे हैं उसको अगर समझ लेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं, उसके बाद पीछे यहाँ से जो अभी थ्योरम छोड़ के जा रहे हैं ना, ये थ्योरम पहले समझाते हैं आपको, उसके बाद ये थ्योरम पर लाके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश हम लोग कहाँ से, यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समझते जाइएगा। आपको ये जो पेज है यहाँ तक खत्म होते होते आपको माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इतना खत्म होते होते ना, यहाँ तक आते आते आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एकदम गौर से सुनते जाइएगा, कुछ करना उना है नहीं। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। एडिशन थ्योरम क्या है, ये पीछे भी आपको बताए थे कि एडिशन थ्योरम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा पहले कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेड बॉक्स रेड सर्कल है और एक मान लीजिए ब्लू सर्कल है। ठीक है, ये ब्लू सर्कल है, तो इसके बीच में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, यही इंटरसेक्शन होता है आपका। ठीक है, तो यही है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इस पे अप्लाई करके सिखाते हैं पहले आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि सबसे पहले आप एक सैंपल स्पेस लेते हैं, सैंपल स्पेस लेते हैं, तो कॉइन को टॉस करवाएं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल होगा। अगर एक डाइस को आप सैंपल स्पेस लेंगे तो लूडो छक्का खेलते हैं ना, वहां पे क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस हो गया डाइस का। ठीक है, तो उसी तरह से कॉइन का क्या हो गया, हेड और टेल हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी हेड और टेल, कॉइन में क्या आएगा, हेड और टेल आएगा, तो हेड यूनियन टेल। ठीक है, इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का माइनस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेन। ठीक है, टेल, तो हेड इंटरसेक्शन टेल। अब बताइए कि कभी भी कॉइन में आपको जब उछालेंगे तो वहां पे हेड और टेल एक ही साथ कभी आ सकता है, कभी कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इतना तक होता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या बोले, लास्ट पे जेते जेते आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे से सेट हो जाएगा कि कभी आप सोचे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले अभी जितना बता रहे हैं उतना से स्टार्ट कीजिएगा। एडिशनल थ्योरम याद है, ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हम एग्जांपल लेके इसको समझाना चाह रहे हैं, इस चीज को समझाना चाह रहे हैं। तो सैंपल स्पेस कॉइन का कितना हो गया, हेड और टेल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए यूनियन बी में यानी हेड यूनियन टेल में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा ऐसा हो सकता है कि जो हेड और इंटरसेक्शन टेल हो यानी कॉमन हो, तो नहीं हो सकता, एक ही साथ हेड और टेल नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इज
जीरो बिकॉज एट ए टाइम नॉट पॉसिबल कमिंग ऑफ हेड एंड टेल, ठीक है, एक ही साथ दोनों आने की संभावना नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन टेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इतना खाली इतना समझे। हाँ चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। अब देखिए धीरे धीरे ये वाला सीखने के बाद लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स मतलब समझते हैं ना, एक डब्बा है, डब्बा में क्या है, थ्री ब्लू बॉल है, ठीक है, और थ्री रेड बॉल है, थ्री ब्लैक बॉल है और थ्री रेड बॉल है, मतलब एक डब्बा है जिसमें तीन ब्लैक है और तीन क्या है, रेड है, यानी टोटल एक डब्बा में कितना बॉल है, तो सर 6 बॉल है, कितना बॉल है, 6 बॉल है। तो व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट 2 रेड बॉल्स, इससे हमको 2 ही रेड बॉल निकालना है फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कहने का मतलब कि अब दोबारा इसमें बॉल नहीं डालना है। अगर एक बॉल निकाल दिए ना 6 बॉल में से, देखिए करके बताते हैं, एक मान लीजिए एक डब्बा था जिसमें 6 बॉल था, अगर एक बॉल को हम रेड को निकालना चाहते हैं तो एक बॉल को निकाल दिए, तो अब इस डब्बा में कितना बचा होगा, 5 ही बॉल बचा होगा, टोटल बॉल कितना बचा होगा, 5 बॉल बचा होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसको। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल निकालना है ना, कितना रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बनाना है, 2 रेड बॉल का निकालने की प्रोबेबिलिटी बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, यानी पहला बार अगर एक बॉल निकाल ले, पहला बार में रेड बॉल निकाल ले तो कितना हो निकल सकता है, 3 रेड बॉल है तो तीनों निकलने की संभावना है, तो 3/टोटल ऐसे बनाते थे प्रोबेबिलिटी, सिंपल वाला याद है। एक बॉक्स में 6 बॉल है, एक बॉक्स में 6 बॉल है और 3 गो ब्लैक है 3 गो रेड है, हम कोई एक बॉल निकालना चाहते हैं, तो यही कौन सा बॉल निकालना चाहते हैं, रेड वाला, तो यही तीनों रेड में से ना कोई एगो निकलेगा। तो कितना बॉल मतलब कितना संभावना है, तो तीनों निकलने की संभावना है, कोई जरूरी है कि यही वाला निकलेगा, या जरूरी है कि यही वाला निकलेगा, या जरूरी है कि यही तीनों निकलेगा, नहीं, तीनों में कोई निकल सकता है, यानी जो निकलने की चांसेस है उसको हम ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। तो यहाँ तीनों बॉल में से कोई निकलने की संभावना है, यानी 3/6, ठीक है, पहला केस में। दूसरा केस में 2 बार निकालना है ना, 2 रेड निकलने की संभावना है ना, तो एक बार किए तो एक बॉल निकल गया, ठीक है, रेड निकला एक बॉल निकल गया। अब इसमें टोटल कितना बच रहा है, 5 बॉल, और रेड कितना बच रहा है, एगो तो रेड बाहर निकल गया। विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करना है, मतलब निकाल के डाल नहीं देना है, निकाल के उसको फेंक देना है बाहर। तो ये डिब्बा में अब कितना बॉल बच गया, 5 बॉल बच गया, जिसमें रेड कितना बचा, 2 ही रेड अब बचा है, क्योंकि एक रेड बाहर निकल चुका है। तो अगला बार क्या हो जाएगा, 2/5, 2 रेड बॉल है और 5 क्या है आपको, टोटल बॉल है, तो 3/6 इंटू 2/5। अब कितना बॉल आपके पास बचा, सॉरी, अब 2 बॉल का होने की प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6×5 = 30, 6×5 यानी 1/5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एक दूसरे बॉल पे, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए तो मल्टीप्लाई हुआ ना, मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसका हम वैल्यू लिखते हैं 8A * B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पढ़ते हैं ना, B/A लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम बड़ा है तो एक लाइन में सुने नहीं होंगे, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, ऊपर बी रहेगा तो बी लिखना है, ए ऊपर रहेगा तो ए यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसको जो पहले रहेगा यहाँ पे लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, या शॉर्ट में हम लोग B/A पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज गिवन दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी इट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जो B है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था, A पे, यानी ये निकल गया, देखिए
डिपेंड कर रहा है तब ना कि 3 बॉल में से एक बॉल निकल गया तब कितना ले रहा है, 2/5 ले रहा है, ठीक है। यानी 3 बॉल में से एक बॉल निकल गया था 2, और टोटल में 6 में से एक है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ए जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, बी जो है डिपेंड कर रहा है ए पे, ठीक है। बी डिपेंड कर रहा है ए पे, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये वाला समझ में आया कैसे लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे कर रहा है, ए चीज को ही शो कर रहा है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखा हुआ किस चीज को शो कर रहा है, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ए पे डिपेंड करेगा। और बस यही है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से बोलिएगा, क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसको, किसको, जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड करे, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी लास्ट तक समझते जाइए, अभी तो एक पॉइंट समझाएं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, तो 3 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है। अब बताइएगा व्हाट्स द अब इंडिपेंडेंट में चल रहा है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी इफ वी टेक आउट 2 बॉल्स द बॉल आर रेड ओनली। 2 बॉल निकालना है और कैसा निकालना है, रेड निकालना है, विथ रिप्लेसमेंट, मैंने फिर से डाल देना, एक बार निकाले और निकाल के फिर उसी में डाल देना है, तो कभी बॉल घटेगा उससे, नहीं घटेगा। तो सोल्यूशन देखिए, एक बॉक्सा में कितना बॉल था, 6 बॉल था। हम 2 बार प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, मतलब 2 बॉल निकालना चाहते हैं, कौन सा, रेड का। तो प्रोबेबिलिटी 2 रेड का होने की कितना होगा, तो एक बार अगर हम तीन गो रेड था, 3 गो ब्लैक था, तो 3 गो रेड निकालने की, तो 3 टोटल बॉल कितना है, 3/6, तो एक गो निकाले या फिर से उसी में डाल दिए, तो अभी भी 3 ही रेड है और टोटल बॉल 6 ही है। क्लियर हुआ, निकाल के हम फिर से डाल देंगे उसी में, मतलब एक बॉल निकाले, रेड निकल गया और फिर से हम उसी में डाल दिए, तो 3 रेड भी रह गया और 3 टोटल कितना, टोटल 3 रेड रह गया और क्या हो गया यहाँ पे, टोटल 6 बॉल भी है, ठीक है। तो यानी फिर सेकेंड बार क्या हो जाएगा, 3/6, यानी उस पर डिपेंड किया, नहीं किया, उस पर डिपेंड किया, नहीं किया। ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ए पर डिपेंड किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हम निकाल के फिर से डाल दिए, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/6 यानी 9/36 1/4, ठीक है। तो आप बताइए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सीधे मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये दोनों का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, अब इस दोनों चीज को एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। वेन वेन ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पिछला वाला लिखा हुआ, चलिए अब यहाँ से समझिएगा एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होगा। मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, एक बॉक्सा है जिसका प्रोबेबिलिटी ए है और उसका वैल्यू है 0.42, ठीक है। चलिए दूसरा बी बॉक्सा है और जिसका 0.12 है, और इसका जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, 28 है, ठीक है। तब यहाँ पे बना रहे हैं कि अभी जस्ट पढ़े इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में कि ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो ए कितना है, तो 0.42 और प्लस 0.28 है, क्योंकि ये 0.28 ए का भी पार्ट है और 0.28 बी का भी पार्ट है। तो ए वाला में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ए वाला में अगर हम टोटल ए को लिखना चाहें तो 0.42 प्लस 0.28, और बी वाला में लिखना चाहें तो 0.12 और प्लस 0.28, तो दोनों चीज को लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0.42 प्लस 0.28 0.7, 0.12 प्लस 0.28 कितना हो जाएगा, 0.4। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 0.28। अब देखिए मिला के कि इंडिपेंडेंट तब होता है, एक ट्रिक बता देते हैं कि अपने से खुद चेक कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो 0.28 इधर भी है, और ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि इसका कॉमन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इसका कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट कितना है, ये भी 0.28 है, दोनों बराबर है, बराबर है, तो यही हो गया आपका इंडिपेंडेंट। अगर बराबर नहीं होता है तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में 0.2 और बी में 0.2, ये दोनों कॉमन पार्ट कितना है, 0.2, तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ए का वैल्यू कितना 0.2 और कॉमन वाला दोनों जोड़ देंगे 0.2 प्लस 0.2, ए भी हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 इंटू 0.4 हो गया 0.16। लेकिन ये इंटरसेक्शन वाला कितना है, इंटरसेक्शन वाला कितना है 0.2 ही है, तो ये इक्वल है नहीं है, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, इसको हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हर एक पॉइंट समझ में आया, एक बार रिलेट भी कर देंगे, देखते जाइए। अब एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहिए। अच्छा अब आते हैं, पहले वहां से थ्योरम बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। पहले अब थ्योरम सुनिए, पहले एक बार रिपीट कर देते हैं, शुरू से रिपीट कर देते हैं। रिपीट क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि एडिशन थ्योरम में क्या होता था, ठीक है। उसके बाद एडिशन थ्योरम में मतलब ए यूनियन बी इजकल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पार्ट। तो जब भी सैंपल स्पेस जैसे कॉइन का है या किसी भी चीज़ का रहेगा, तो जब सेम चीज़ नहीं आने वाला रहेगा तो ये जीरो वैल्यू हो गया, तो उस टाइम सिर्फ इतना फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला बनेगा, ये सिर्फ चीज़ बता रहे थे कि म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, क्या बताएं कि डिपेंडेंट इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे एक बॉक्स से 6 बॉल था जिसमें 3 ब्लैक और 3 रेड था, हम रेड निकालने 2 रेड मतलब 2 बार बॉल निकालना है, तो एक बार 3/6 विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब फिर से डालना नहीं है, तो एक बॉल घट गया, रेड निकल गया, तो कितना बचा, कितना रेड उसमें है 2 ही रेड है, और टोटल बॉल कितना बचा 5 बचा, क्योंकि एक निकल गया, तो कितना बचा, इसको गुना कीजिएगा तो 1/5। और यही है जो क्या कहलाता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, क्योंकि ये वो है जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, जिसे हम लोग डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, ठीक है। यानी वो अभी नाम पढ़ने के लिए बताएंगे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, शॉर्ट में ऐसा ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, मतलब जो बी है वो ए पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या था कि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, निकालेंगे बॉल फिर से डाल देंगे, तो 3/6 इंटू 3/6 मतलब देखिए एक बार रेड निकाले फिर उसी में डाल दिया, फिर से डाल दिए तो फिर निकालेंगे, तो फिर से कोई रेड बॉल निकलेगा 3/6, ये हो गया 9/36, ये हो गया 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इस पॉइंट से पढ़ने के पहले अब आइए थ्योरम पढ़ाते हैं। तो अब देखिए थ्योरम में हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, अच्छा एक चीज़ और दिखा दे, एक चीज़ और, एक सेकेंड वेट 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 प्लीज, एक चीज़ और बताते हैं, यहीं से बताते हैं, देखिए यहाँ से बताते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से बताइए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं। लेकिन यही फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यही कि जब एक दूसरे पे डिपेंड करता है तो आपको इस वैल्यू को निकालने बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इजकल टू, तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहाँ से आया, अभी प्रूव करके सब चीज़ दिखा दिए, समझा दिए, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछे, मतलब ए डिपेंड कर रहा है, बी डिपेंड कर रहा है ए पे, ए डिपेंड कर रहा है बी पे, उलट के भी पूछ सकता है, तो बस यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, दो इवेंट्स रहेगा ऑफ ए सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस का, एंड लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कोई भी नहीं होना चाहिए, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज गिवन बी डिनोटेड बाई पी ए स्लैश बी, ठीक है, इज डिफाइंड बाई, कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया, यही चीज़ आप डायरेक्ट बताते उस टाइम, तो बताइए समझ में आता, नहीं समझ में आता, ठीक है, इसलिए पहले वो सब समझाएं। तो यही ए स्लैश बी इजकल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। क्लियर है? क्लियर है। थ्योरम, इफ द इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन ए सैंपल स्पेस एस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट, देन इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि इसका देखिए यही चीज को अप्लाई करेंगे अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। कैसे, आइए देखते हैं। यही लास्ट वाला है, ठीक है। तो सबको एक दूसरे से रिलेट कर दिए ताकि आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि कभी आप भूले ना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू 1 दिया हुआ है, जो अभी दिया हुआ था ना उसी को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू 1/2 दिया हुआ है। तो जब इवेंट्स पी इजकल टू 1 होता है ना, यानी इसको श्योर इवेंट्स बोला जाता है। जब किसी का प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसे श्योर इवेंट्स कहा जाता है, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो फॉर्मूला भी क्या पढ़े आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका वैल्यू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या था, यहाँ से देख सकते हैं आप। कहाँ गया, यहाँ से देख, दोनों का क्या था, मल्टीप्लाई था। आप पीछे पढ़ाए थे वहां से देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से देखिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इजकल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसका वैल्यू कितना है 1। अब आइए इसी थ्योरम देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी स्लैश ए क्या होता है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए लिखेंगे, ए से ए कैंसिल आउट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसका वैल्यू 1/2। तो डायरेक्ट हम बना लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इजकल टू कितना, 1/2। क्लियर? क्लियर, पूरा थ्योरम क्लियर हो गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अब कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मतलब इसी से एग्जाम्पल पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर